नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जी हां एसआईटी, जो कि नीट छात्रा मामले की जांच कर रही थी, उसकी जांच किस दिशा में इस पूरे मामले को खंगालती रही। सवाल यह भी है कि रोज नई थ्योरी गढ़ी जा रही है और इस थ्योरी को लेकर के जितने तरह की बातें पटना में, बिहार में, देश में चल रही हैं, उसकी हकीकत क्या है, यह भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बहरहाल न्यूज़ यह है कि एसआईटी ने रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी है और एसआईटी किन तथ्यों पर बारीकी से जांच कर मुद्दे की तह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और साथ ही साथ एफएसएल की रिपोर्ट और एम्स, जी हां, क्योंकि एम्स में भी सेकेंड ओपिनियन के लिए भेजा गया है, उनके रिपोर्ट आ जाने के बाद कहा जा रहा है कि डीजीपी पूरे मामले का उद्भेदन करेंगे। पर बड़ा सवाल यह है कि जो पीड़िता है, लड़की है, उसकी मौत हुई है, उसकी वजह क्या है, क्या सबके सामने आ पाएगा। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या उस डिसीज्ड फैमिली को, जो कि पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिल सकेगा। और बड़ा सवाल यह भी है कि पुलिस बगैर किसी दबाव के सच के तह तक पहुंच सकेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे आपका परिचय करा दें। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से, आपको बता दें हमारे साथ 4 गेस्ट जुड़ चुके हैं। सुनील पांडे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय, आपका स्वागत है। रविकांत कश्यप जी, वरिष्ठ पत्रकार, रविकांत जी आपका स्वागत है। और साथ ही साथ दीपक कोचगवे जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ शामिल हुए हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा रविकांत कश्यप जी, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं। जी हाँ, रविकांत कश्यप जी। रविकांत कश्यप जी, खबर यह आ रही है कि एसआईटी ने डीजीपी को रिपोर्ट सौंप दी है और एसआईटी ने उन तमाम पहलुओं को खंगाला है जिसको लेकर के बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे। और आप बेहतर जानते हैं कि पुलिस ने पहले प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल में काम कर रहे प्रैक्टिशनर की बातों में आकर के पुलिस ने पूरे तरीके से खारिज कर दिया था कि ये रेप का मामला नहीं है, ये सुसाइड का मामला है, ओवरडोज ऑफ ड्रग्स की वजह से मौत हुई है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मामले ने तूल पकड़ा, कई तरह के नामों की चर्चा होने लगी, आपको लगता है कि एसआईटी उन तमाम पहलुओं की जांच कर चुकी होगी? जी हाँ, जांच तो वो कर ही रही है, मगर जब तक एसआईटी मीडिया में आकर पूरी बातें स्पष्ट न कर दे, तब तक कई बातें अब अंदर से अगर उसकी बाहर आ रही है तो उस पर भी एक संदेह। मगर कई बातें तो आम तौर पर जब उसी वक्त जब पुलिस के अधिकारी गलत बयान दे दिए, तो उसी वक्त से यह मामला काफी तूल पकड़ा और पीएमसीएच का जो रिपोर्ट आया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, उसके बाद से ही वहां पर कई बातें और भी सरकार के काबू से जो बाहर चला गया यह मामला, तो वहां से कई बातें बिगड़ती चली गई। सीधे तौर पर कहें तो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया उसके बाद फिर एसआईटी की जो जांच बैठाई गई 16 तारीख को, मतलब कि अब अभी से लगभग 5-6 दिनों पहले। अब एसआईटी अब जब तक मतलब कि अपनी बातें न रख दे या प्रेस विज्ञप्ति न जारी कर दे, तब तक कोई भी बातें, जैसे जहानाबाद भी सेंटर बनाई जांच की, कई लोग उसमें परिवार के लोगों से भी काफ़ी पूछताछ हुई है उनके, और ये शिकायत भी उनके परिवार के लोग की है कि हम ही लोग से पूछताछ कर रहे हैं, जबकि हॉस्टल संचालक और हॉस्टल का जो वो जहाँ है उसके मालिक और एएसपी, फिर सीनियर एसपी, उन सभी की मतलब संदेह की बातें जो उनके परिवार वाले बता रहे हैं। अब एसआईटी जब तक कुछ कहे नहीं, तो अभी नहीं, तक तो ठीक है, परिवार वाले ठीक है। सीधे देखिए तौर। देखिए, जो मेरे पास सूचना है, पुलिस इस पहलू को जोरदार तरीके से खंगालने का प्रयास कर रही है कि पटना जी पहुंचने से पहले छात्रा की स्थिति क्या थी, सुनील पांडे जी। और दरअसल अगर इसको खंगालने का प्रयास कर रही है, इसका मतलब बहुत साफ है कि पुलिस के दिमाग में कहीं ना कहीं, एसआईटी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात भी जबरदस्त तरीके से है कि क्या लड़की हॉस्टल पहुंचने से पहले किसी तरह के मानसिक दबाव में थी,
ये जो थ्योरी फ्लोट की गई उसकी सच्चाई क्या है, बेहतर एसआईटी बता पाएगी कि एक मेडिकल शॉप से दवा खरीदी गई, बाद में उसका जवाब ये आया कि वो दवा उनके पिता लेते थे, फिर लड़की पे इस तरह का आरोप क्यों लग रहा था, ये तमाम सारी बातें आ रही हैं। लेकिन पुलिस, नहीं तो मेडिकल एसआईटी रिपोर्ट में एसआईटी इस बात की भी जांच पड़ताल जरूर करना चाहेगी कि आखिरकार हॉस्टल पहुंचने से पहले और इनफैक्ट पटना पहुंचने से पहले लड़की की मानसिक स्थिति क्या थी, वो किससे मिली, वो किसके साथ वहां पर पहुंची, इन तमाम बातों की पड़ताल एसआईटी जरूर करना चाहेगी। सुनील पांडे जी। बिल्कुल। मेरा मानना है कि शुरुआती दौर से ही पुलिस जल्दीबाजी दिखा गई। एसएसपी का जो पहला बयान आया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, उसमें उन्होंने प्राथमिक जो जांच रिपोर्ट थी उसी के आधार पर अपना वर्डिक्ट सुना दिया, अपना ओपिनियन सुना दिया कि ये ऐसा लगता है कि इनके साथ दुष्कर्म की संभावना से इनकार करते हैं। ओवरडोज ऑफ स्लीपिंग पिल के कारण ये मौत हुई है, यूरिन में ऐसा मिला है। अब सवाल वहीं से उलझ गया, बातें आगे बढ़ी। पोस्टमार्टम कराने के बाद जल्दीबाजी में उनका दाह संस्कार किया गया, उसके पहले विरोध प्रदर्शन किया जाता है। तो ये तमाम जो जल्दीबाजी का जो वजह कई संकेत कर रहे हैं, आशंकाओं को बल दे रहा है, और वही कारण रहा कि लोगों में एक उन्माद जैसा पहुंचा, और इस बात को लेकर तमाम लोग जो भी इस बात के समर्थक हैं कि सही जांच होनी चाहिए, उनमें एक विरोध का स्वर है। और मैं मानता हूं कि इसको लेकर मीडिया भी लगातार दबाव बनाए हुए, मीडिया ट्रायल चल रहा है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, अपना अपना लाइन लेंथ है। लेकिन मैं मानता हूं कि इन तमाम मुद्दों के साथ जब तक एफएसएल की रिपोर्ट ना आ जाए, एम्स का सेकंड ओपिनियन ना आ जाए, तब तक तस्वीर साफ नहीं होगी। लेकिन इन तमाम मुद्दों के पीछे की वजह मैं मानता हूं कि पुलिसिया कार्रवाई में जो देर हुई है या बेवजह जल्दीबाजी दिखाई गई है। 6 जनवरी को घटना होती है और 9 जनवरी को एफआईआर दर्ज होता है। इस 3 दिन के बीच कई कहानियां गढ़ी गई होगी या गढ़ने की कोशिश की गई होगी। नहीं, वो उनकी गढ़े हुए सुनील कहानियों और पांडे तथ्यों जी, का सुनील पांडे जी, ये सारे आरोप तो पुलिस पे चस्पा होते हैं, पुलिस को जवाब देना आसान नहीं होगा, ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जब कोई एसआईटी जांच करना शुरू करती है तो वो ये समझना जरूर चाहेगी कि हॉस्टल पहुंचने से पहले लड़की की मानसिक स्थिति क्या थी, वो किस बिल्कुल स्थिति में थी, उसके साथ परिवार घटना। क्योंकि अगर आप हर बात को जोड़ें और समझने का प्रयास करें, क्योंकि ठीक है पुलिस ने एक प्राइवेट डॉक्टर के कहने पर यह कह दिया कोई रेप नहीं हुआ, बलात्कार नहीं हुआ, चलिए ठीक है। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंटरनल इंजरी की बात कर रहा है, बॉडी पे एब्रेसिव की बात कर रहा है, बॉडी पे वुंड्स की बात कर रहा है, फोर्सफुल पेनिट्रेशन की पॉसिबिलिटी बता रहा है, और उसके बाद से पूरी थ्योरी बदल जाती है। अब एसआईटी निश्चित तौर पर यह जांच करने की कोशिश करेगी कि अगर इस तरह की बात हुई है तो वो हॉस्टल में हुई है या हॉस्टल में आने से पहले इस तरह की घटना घटी है। ये घटना घटी कब है? 1 बजे वो घर से चली है, ट्रेन पे बैठी है, स्टेशन पहुंची है, और 3:35 में वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचती और अपने पिता को कहती है सब कुछ ठीक ठाक है। ये जो हमारे पास जानकारी है। अब वाजिब है एसआईटी जांच करेगी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, और एसआईटी जांच करेगी टावर लोकेशंस, एसआईटी पता करने का प्रयास करेगी वो किस किस से मिली या सीधा हॉस्टल पहुंची, और ये वारदात जो हुई वो हॉस्टल में हुई या हॉस्टल के बाहर हुई। अगर हुई है तो डॉक्टर संजय, सवाल ये है, क्योंकि बहुत सीधे सीधे सवाल हैं जिनके जवाब अगर एसआईटी ठीक ढंग से दे देती है तो माना जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हुआ है, और जो है इन्वेस्टिगेशन का परिणाम अगर कोई कल्प्रिट होगा तो उसको सलाखों के पीछे पहुंचाएगा, और अगर वो सुसाइड का केस होगा तो पुलिस को पुख्ता सबूत के साथ बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि जो पीड़िता है और जो लड़की गुजरी है उसकी माँ, उसके पिता, उसके परिजन सीधे तौर पर आरोप रेप का लगा रहे हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसी बात की पुष्टि करती है। डॉक्टर संजय, देखिए, एक थ्योरी ये आई कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का सेवन उसके पिताजी करते होंगे,
ठीक है, कोई डॉक्टर कोई साइकेट्रिक से वो दिखाए होंगे और उसमें उन्होंने कहा होगा कि हाँ एक गोली आप खा लीजिएगा, सिडेटिव लोग प्रेस्क्राइब कर देते हैं। कुछ पत्रकार लोग जो उसको दिखा रहे थे, देखिए मिल गया राज, खुल गया राज, उसमें मैं देख रहा था एमिटॉन 10 mg दिख रहा था, वो स्ट्रिप्स पर जो लिखा हुआ था, वो SSRI का फर्स्ट लाइन का ड्रग है। ऐसा कोई ड्रग नहीं है कि अब कोई बच्ची 30, 40, 60 गोली खा जाए तो ओवरडोज हो सकता है। एक गोली खाने से या 5 गोली खाने से भी कोई बहुत ओवरडोज में लोग नहीं जाता है। एक चीज तो हो सकता है कि अगर उनके पिताजी सेवन करते होंगे, ये भी एंजाइटी में कभी रहती होगी, प्रिपरेशन के दौरान में कोई तनाव रहता होगा तो रात में नींद अच्छी आ जाए इसलिए उसका सेवन करती होगी। इससे ये थ्योरी रिलेट नहीं होता है कि उस दिन उसके अंदर में जो सुसाइडल थॉट्स आए और उसमें वो जो भी वहां पर खरीदी गई थी वो सारी गोलियां उसने खा ली और जिसकी वजह से उसका ओवरडोज की वजह से उसका डेथ हो गया। अगर उसके वजह से भी ओवरडोज की वजह से डेथ हुआ होगा तो तीसरा रिपोर्ट में आ जाएगा। अभी उसका लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन है ना फॉरेंसिक लैब में रखा हुआ, वो तीसरा रिपोर्ट में काउज ऑफ डेथ में ओवर ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का डोज लेने की वजह से डेथ हुआ, वो चीजें वहां निकल करके आ जाएगी, उससे कहीं कोई ये नहीं है। हिस्टोपैथोलॉजी में जो टिश्यू लिए गए होंगे उससे भी वो निकल करके आ जाएगा। वहां सवाल नहीं है कि ठीक है डिजिटल और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर जिस तरह से 7 दिन 8 दिन तक SIT ने काम किया और रिपोर्ट DGP साहब को सौंपी गई है, बहुत अच्छी बात है। कंट्राडिक्शन जहां जहां लगता है उससे थोड़ी सी ये होती है, क्या वो बच्ची कोई ऐसी घटना उसके साथ हुई इसके बाद वो सुसाइडल थॉट्स उसके मन में आया और तब जाकर के उसके पास जो रखी हुई थी दवा वो खा ली, या कुछ ऐसी बातें हुई। मैं तो आज एक न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में ही मैं देख रहा था कि SIT ने कॉल डिटेल्स को भी खोल लिया है, जो चैट को डिलीट किया गया था वो चैट का डिलीटिंग भी जो है उसको निकाल लिया गया है। तो SIT के पास काफी एविडेंस होगा, वो ज्यादा चीजों को, तथ्य को बारीकियों से देखी होगी SIT और उनको पता चला होगा कि हाँ इसमें तथ्य क्या है, ये सुसाइड का मामला है या सुसाइड के लिए किसी ने उस्काया या उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हुई जो PMCH के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जिस तरफ सुइयां घूमने लगी, जिस में PMCH ने जिस तरह से ब्रूजिंग की बात, एब्रेजन की बात, स्क्रैचिंग की बात उसके बॉडी पर की गई, जिस तरह से लगा कि कोई बच्ची को घसीटा है और वो फाइट की है, और उसके बाद फिर उसके जो जेनाइटल पार्ट में जिस तरह के इंजरी के जो निशान मिले हैं उसको लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो बजाते मेडिकल बोर्ड था वो, और वो मेडिकल बोर्ड में 3 लोग थे और 3 लोगों ने मिलकर के वो रिपोर्ट बनाई और तब उसमें उन्होंने कहा कि भाई सेक्सुअल असॉल्ट कुड नॉट बी रूल्ड आउट। इस बात को उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, ठीक है, उस रिपोर्ट तो एम्स को जो रिपोर्ट सौंपा गया है उसमें जहां जांच हुई सहज सर्जरी क्लिनिक में, फिर वो डॉक्टर प्रभात मेमोरियल में, मेदांता में और PMCH में जो उसका पोस्टमार्टम हुआ, ये वो तो पेपर ही ना उसको इवेल्युएट करेंगे कि अच्छा वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या क्या है, कहाँ से जांच अटकी, कहाँ से जांच भटकी, इसको तो वहां देखेंगे लोग और देखने के बाद वो रिपोर्ट आ जाएगी कि क्या है। काउज ऑफ डेथ को लेकर के मुझे लगता है कि तीसरा रिपोर्ट से चीजें खुल जाएगी, क्योंकि अगर ओवरडोज ऑफ सीडेटिव का होगा, ओवरडोज ऑफ उस एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का होगा, आ जाएगा लीवर में तो उसका देखिए, जहां तक एंटी डिप्रेसेंट का सवाल है डॉक्टर संजय, आप इस बात को बेहतर जानते हैं, तमाम पैनलिस्ट जानते होंगे कि आज के जमाने में बहुत सारे लोग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं और लेते हैं, उनके पिता लेते हैं, उनकी माता लेती हैं। बहुत तरह का तनाव और स्ट्रेस हम लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है, ये भी सच्चाई है। पर दूसरी सच्चाई ये भी है कि अगर वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले रही थी, क्योंकि ये भी तो एक सवाल उठता है और ये सवाल हमने कई प्लेटफॉर्म पर देखा भी है कि अगर वो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले ही रही थी तो फिर इस बात का क्या तुक है कि वो गूगल सर्च में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के बारे में सर्च कर रही थी, जब उसको दवा पता थी
जब उसको ये पता थी कि भाई ये दवा खाना, क्योंकि उसके पिता खाते थे, तो फिर इतना सर्च करने की जरूरत क्या थी? ये भी एक गंभीर मसला है और ये सवाल उठ रहा है। मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख चुका हूं, कई लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। पर देखिए, पुलिस को तमाम पॉसिबिलिटीज को सामने लाना होगा और एक जो भी वो थ्योरी पुलिस गढ़ती है, एसआईटी गढ़ती है, एक एविडेंस के साथ उसको सामने लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कोर्ट ऑफ लॉ में सबसे बड़ी चुनौती यही होगी। दीपक कोचगवे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि अभी पुलिस बिल्कुल चुप है, एसआईटी भी इस मसले पर बहुत कुछ बोल नहीं रही है। और कल जो खबर आई थी कि जो पीएमसीएच का मेडिकल रिपोर्ट है उसको लेकर के पुलिस खुश नहीं है। पुलिस को लगता है कि सेकंड ओपिनियन एम्स से मिलना चाहिए, क्योंकि जो पीएमसीएच का रिपोर्ट है वो भ्रामक है और इसीलिए सेकंड रिपोर्ट के लिए एम्स जाया गया है। क्या कहते हैं आप? जहाँ तक रिपोर्ट की बात है और जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब 3 डॉक्टरों ने मिलकर किया और उसके आधार पर जो फाइंडिंग्स उन्होंने लिखा, तो फिर हर एक के मामले में हम पीएमसीएच के उस रिपोर्ट को मानते हैं और सरकार भी मानती है और पुलिस भी मानती है, न्यायालय भी मानता है। तो फिर ओपिनियन लेने की बात क्यों हो रही? आखिर इस केस में ये क्या मसला है कि हम इसको पूरा पुख्ता करके ओपिनियन लेंगे? देखिए, सवाल जहाँ तक है, जिस तरह से अभी बातें हो रही हैं, जिस तरह से ये तूफान उठा हुआ है बिहार में इस मुद्दे को लेकर, ये मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है और मुझे लग रहा है एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है, इसका मतलब वैसा रिपोर्ट आ गया होगा तभी तो कंप्लीट रिपोर्ट दी होगी। अगर वैसा रिपोर्ट नहीं आया होगा तो वो रिपोर्ट कंप्लीट कहाँ से होगी? तो ये कहने का मतलब है कि अब डीजी पुलिस के पास है, वो क्या रिपोर्ट देते हैं, क्या वक्तव्य आता है, मगर बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि आखिर इस मामले में शक की सुई क्यों घूम रही है? आखिर उस हॉस्टल के संचालक के प्रति सॉफ्ट क्यों है लोग? क्योंकि जो संचालक है वो देहरादून जाने की बात करता है, वो संचालक पर सॉफ्ट क्यों है? तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं पंकज जी, अगर उसने 26 तारीख को वो ड्रग लिया, जिस तरह से एसआईटी वहां गई, जहानाबाद भी गई, उनके गांव जो है वहां भी गई और पिसरावा जो गांव है वहां भी गई, वहां के लोगों से भी उस लड़की के बारे में जानकारी मांगी। तो ये सवाल ये उठता है कि क्या उसको ये करना चाह रही है एसआईटी कि अगर वो गलत है तो वो बात गलत होगी। मगर सवाल बहुत अच्छा अभी उन्होंने कहा, हमारे एक डिबेटर ने, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भाई आखिर उसको दवा लेने के लिए उकसाया कौन? सुसाइड करने के लिए किसने कहा? सुसाइड उसने शेयर डिप्रेशन में किया? क्या उसके साथ कोई ब्लैकमेलिंग हुआ? क्या उसके साथ कोई यौन शोषण हुआ? तो आखिर कोई आदमी इतना बड़ा डिसीजन क्यों ले रहा है? ये सवाल बहुत बड़ा है और इस सवाल के पीछे एसआईटी गई होगी। तो एसआईटी ने जो, मैं ये नहीं कह रहा कि एसआईटी ने गलत रिपोर्ट दी होगी या बना के दी होगी। जब रिपोर्ट दी होगी तो ये रिपोर्ट सार्वजनिक करना होगा। मुझे लगता है पंकज जी कि ये मसला अब सीबीआई की ओर जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये मामला तूल पकड़ा, आपने देखा सवर्ण आयोग के अध्यक्ष महाचंद्र नहीं, प्रसाद मैं जी जब उनकी उनके बाइट गांव सुना गए रहा हूं, मैं और उनकी गांव बाइट जाने सुना के रहा बाद, हूं, मैं दीपक कोचगवे जी उनकी बाइट सुना रहा हूं कि महाचंद्र सिंह क्या बोल रहे हैं वो मैं सुना रहा जी हूं। जी उसके बाद हम पुलिस की थ्योरी क्या है, लोगों का शक कहां पर है, लोग नाराज क्यों हैं, इन तमाम बातों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि पुलिस की थ्योरी जो अभी तक बाहर आई उसको लेकर के लोगों में नाराजगी क्यों और किस लिए है। पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि थ्योरी लोगों की जो भी हो, एसआईटी जांच जिस तरीके से भी करे, लेकिन सच बाहर आना चाहिए। और जब एक बार सच पुख्ता तौर पर बाहर आएगा और सबूत के आधार पर आएगा तो निश्चित तौर पर लोग मानेंगे, लोग समझ जाएंगे कि दरअसल बात हुई क्या है। पर अभी कई सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने बाकी है। लेकिन महाचंद्र सिंह क्या कह रहे हैं पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे चर्चा। ये बातें भी स्पष्ट हो रहा है कि पूरे गांव को धमकाया जा रहा है।
परिवार को धमकाया जा रहा है, खास एजेंसी के माध्यम से, मैं नाम लेना नहीं चाहता, एजेंसी के माध्यम से धमकाया जा रहा है। बुला करके गांव के किनारे ले जाकर के लोग कह रहे हैं कि ऐसा ही कहो। एक साजिश के तहत घटना घटी है। लगता है इस घटना में कि निश्चित रूप से रेप का ही घटना बुझा रहा है। जरूरत होगा तो बिहार सरकार से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे और सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। कश्यप जी सवर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं और ये बात कह चंदन रहे हैं, बाबू ये तो बोल रहे कह थे। रहे हैं कि लगता है रेप की घटना देखिए, है। उनके ये बात उनके तो परिवार कही से जा रही है। और दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ एसआईटी की जांच चल रही है, दूसरी तरफ परिजन को धमकाया जा रहा है। बिल्कुल, उनके परिजन ने ये खुलेआम हमसे भी मतलब साक्षात्कार में साफ तौर पे बोला कि पुलिस का ये कहना था कि आपको अभी नहीं तो 10 साल बाद पता चल जाएगा। अगर आपने ज़्यादा ये वहाँ के स्थानीय जो थाना ने पहले गलती की, मतलब 3-4 दिनों तक ये जो क्या चित्रगुप्त नगर थाना, तो वहां से जो आए परिवार वाले शुरू दिन से बोल रहे हैं, फर्स्ट डे से 12 तारीख को, जैसे 12 जनवरी जो था, जो डेड बॉडी लेकर कारगिल चौक पे बैठे थे ये लोग, तो वहीं से पुलिस नहीं की तब ना वो लोग बैठे। ये तो थाना का काम था, एसआईटी तो बहुत बाद में आती। थाना अगर पुलिस स्टेशन अगर 5-6 तारीख से ही सक्रिय रहती और 6 तारीख से ही कई चीजों को हल्के में नहीं लेती, जिस तरह से अपने ड्राइवर को भेज करके जांच में वहां भेजा गया, तो हल्का शुरू से ही लिया गया है। और थाने पर ये संदेह नहीं, थाना पे पुलिस स्टेशन पर ये कहना नहीं चाहिए कि अगर पैसा पहुंच जाता 5-10 हजार तो वो पटाख से चल जाते, तुरंत चल जाते। मगर प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा ये पोस्टमार्टम करने के लिए? और वहां के डॉक्टर ने एक बताया, उसके बाद ये लोग गए हैं। तो पुलिस स्टेशन ने पहले ही हल्का में लिया है, फर्स्ट डे से हल्का में लिया। अगर वो फर्स्ट ही दिन गंभीरता से ले लिए होते तो न सबूत मिटता। अब 6-7 दिन बाद कितना सबूत रह जाएगा, कहां कहां सेटलमेंट करने का अपराधियों को समय नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें संदेह वाली स्थिति पुलिस स्टेशन से ही उपजी है। फर्स्ट डे से 6 तारीख से ही इस हॉस्पिटल उस हॉस्पिटल, फिर मान लिया कि पीएमसीएच की रिपोर्ट को एम्स गलत ठहरा दे, तो एम्स कैसे सही हो जाएगी? पीएमसीएच का रिपोर्ट अगर गलत हो गया तो पीएमसीएच को बंद कर दीजिए। पीएमसीएच अगर गलत रिपोर्ट दे रहा है तो पीएमसीएच का आज तक जितना इलाज चला, जितना सारा चीज चला, फर्जीवाड़ा में हुआ है। तो एम्स में मान लिया ठीक है, अभी एक सम्मानित संस्था है या हॉस्पिटल है, सारी चीजें, मगर हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और ये दोनों की संदेह, और जैसे जैसे फोन आया है जिन जिन लोगों का, एसआईटी वाले बताएंगे कि नहीं बताएंगे उस पर भी हमको थोड़ा ये है। मगर वो चीजें बतानी होगी किन किन लोगों का फोन हॉस्पिटल में पैरवी के लिए गया कि भाई मामला को हटा दीजिए, नहीं तो बदनामी होगी सरकार की, सारी चीजों की। तो ठीक है, अभी परिवार वालों पर सारी चीजें हो रही है, मगर आखिर प्रोटेस्ट के लिए क्यों उतरना पड़ा पोस्टमार्टम से पहले? ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। अगर वो प्रोटेस्ट नहीं होता तो आज हम लोग बैठ के डिबेट भी नहीं कर रहे होते और सारी चीजें नहीं कर रहे होते। तो इस मामला को न्याय के लिए पहले पुलिस स्टेशन अगर गंभीरता से उसी वक्त सोच ली होती तो ये इतना दूर तक नहीं मामला बढ़ता। उसी चलिए, वक्त सारे बिल्कुल। लड़की के परिजन और गलती है, वही देखिए, लड़की वाले मैं गलती है केस या हॉस्पिटल वाले गलती हैं। 6 और 7 तारीख को ही कई चीजें सोल्व कर ली जाती, मगर इन सभी चीजों को परिवार वाले बोल रहे हैं कि 8 तारीख को उठी है लड़की, फिर 9 को, फिर 11 को मौत हो जाती है। तो ये परिवार वाले अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातों को सुनिएगा ना, कि कहिए कि 10 साल बाद देख लेंगे, ज्यादा मत बोलो। ये परिवार वाले खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, लड़की के परिवार वाले भी गलत हो सकते हैं या लड़की वाले गलत, मगर पहले ही धमकी दे देना, ये कहाँ का मतलब? सिस्टम में क्या ये पुलिस स्टेशन नहीं चल रहा है यहाँ क्या नहीं, बिहार ठीक में? है, बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल बहुत सही है और बहुत और जायज सबसे भी बड़ी है। बात कि और प्रोटेस्ट लोगों करना में पड़ता गुस्सा है, है, लोगों में गुस्सा है तो इन वजहों से, और उसकी वजह कई है। वजह यह है कि 6 तारीख को घटना घटती है, 9 तारीख को एफआईआर लिखा जाता है और कई प्लेटफॉर्म से इस बारे में आवाज उठी है। गुस्से की वजह यह भी है कि जो डीवीआर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हॉस्टल में कौन आया, कौन गया और कौन गया, जो खबरें बाहर आई उसमें यह बताया गया कि भाई एक प्राइवेट ड्राइवर को भेज दिया गया डीवीआर ले आने के लिए। ये भी ये इस बारे में भी कोई पढ़ता है तो उसका भाई खून खौल जाता है कि ये प्रोफेशनल पुलिस है या किस तरह की पुलिस है। तीसरी बड़ी बात जो सबको परेशान करती है, हैरान करती है, जो क्राइम सीन है वो 14 दिन के बाद उसको बंद किया गया, नहीं तो उससे पहले कोई आ सकता था, कोई जा सकता था। ये लोगों को परेशान कर रहा है। अब इन सारी बातों में सच्चाई क्या है? बेहतर होगा एसआईटी बाहर आएगी और इस बात का उद्भेदन करेगी कि हकीकत क्या है। क्योंकि देखिए, जब भी इस तरह की घटना घटती है बहुत सारी चीजें गॉसिप्स भी होती हैं
और गॉसिप्स एक परसेप्शन का रूप ले लेती हैं। परसेप्शन का रूप ले लेने के बाद बड़ी बड़ी मुश्किल होती है किसी भी एजेंसी के लिए। अगर वो सच के रास्ते पर चल भी रही है तो उसको लगता है कि परसेप्शन तो ये बना हुआ, उसके उलट हम कैसे चलें, हम पर बहुत तरह का आरोप लगेगा। पर जो मुझे सबसे हैरान जो बातें करती हैं सुनील पांडे जी, जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, गैर जिम्मेदाराना हरकतें की, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बार बार परिजन ये आरोप लगाता रहा कि उनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया गया जबकि वो लोग धमकाने में थे। ये पुलिस का रवैया काफी हैरान करता है। मान लीजिए कि पुलिस आला अधिकारियों का समर्थन उनको होगा, ये अधिकारी उनका कॉन्फिडेंस जीते हुए होंगे, ये सारी बातें सही है, लेकिन मामला जब इतना तूल पकड़ रहा था और जो परिजन है, पीड़ित परिवार है, उनका अगर कॉन्फिडेंस इन पर नहीं था तो निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन से इनको हटाना चाहिए था, लेकिन 16 तारीख तक तो इनको हटाया नहीं गया था। सुनील पांडे जी, देखिए मैं पहले भी बोला हूं कि ये पूरी घटना के पीछे पुलिसिया भूमिका जो है ये संदेह के घेरे में। और जो आपने कहा कि जो सोशल मीडिया का जमाना है, हर लोग अपने ढंग से इसके नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं। जो सच्चाई है उसके आसपास एसआईटी भी पहुंच भी रही होगी, तो ये सारे जो नैरेटिव सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, कई मीडिया चैनल्स चला रहे हैं, कई यूट्यूबर्स चला रहे हैं, जाहिर है जैसा आपने कहा ये प्रभावित करेगा। लेकिन मैं मानता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, जो बिहार का पुलिस मुखिया है वो बड़ी ईमानदारी के साथ काम में लगे हुए होंगे। और मैं मानता हूं कि जो देर हो रही है इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि जब तक पूरे साइंटिफिक तरीके से उस एक ये बहुत क्या उसको कहेंगे डिसिप्लिन्ड वे में और इंपेरिकल वेरीफाइड जब तक नतीजे पर वो नहीं पहुंचेंगे, वो पब्लिक में या पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। एफएसएल का रिपोर्ट आना, उनके मोबाइल का पूरा रिकॉर्डिंग डेटा रिट्राइव करते हुए चीजों को समझना, ये बहुत आसान सा काम है। चलिए सुनील पांडे जी अनडाउटेडली बहुत सारे ऑफिसर्स बड़े कॉम्पिटेंट हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्हीं के अधिकारी को क्या जल्दी थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले ही कर दिए। एक डॉक्टर के कहने पर उन्होंने पूरे तरीके से रेप खारिज कर दिया, इसकी जल्दी क्या थी? उन्होंने पहले ही कैसे कर दिया कि ओवरडोज ऑफ ड्रग्स से मौत हुई है? ये भी तो सवाल उठता है। सवाल भले ही डीजीपी बहुत कॉम्पिटेंट हो, आईजी बहुत कॉम्पिटेंट हो, एसआईटी जोरदार तरीके से काम कर रही हो, लेकिन इतने सेंसिटिव मसले पर एक एसएसपी क्या बोलेगा, एक एसएचओ क्या बोलेगा, एक एएसपी क्या बोलेगा, इन तमाम बातों को ध्यान में तो रखना होता है ना कि आपको किस बारे में कुछ बोलना है और किस बारे में नहीं बोलना है। बहरहाल जो मोटा मोटी सवाल है इस केस को लेकर के डॉक्टर संजय कुमार, फिर मैं वही आता हूं कि एसआईटी की जांच अगर इस लाइन में जाती है तो लोगों को बहुत सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। पहला सवाल ये कि ओवरडोज ऑफ ड्रग्स से लड़की की मौत हुई है क्या, जो एक फ्लोट किया जा रहा थ्योरी। अगर मौत हुई है तो भाई किसी ने इंस्टिगेट किया क्या, उस पर दबाव डाला क्या, वो क्या घटना उसके साथ घटी जिस वजह से वो मजबूर हुई कि वो दवा ले ले। ये तो सब लोग जानना चाहेंगे। अगर दवा की कहानी में सच्चाई है तो क्या, अगर उसने दवा ली भी तो क्या दवा लेने के लिए इसलिए मजबूर हुई क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि उसका इंटरनल इंजरी था, फोर्सफुल पेनिट्रेशन की कोशिश हो सकती है, 2 घंटे तक वो लड़ी है, और ये तमाम सारी बातें ये साबित करती हैं कि कहीं ना कहीं उसके साथ गलत हुआ है। तो सवाल यह है कि ये गलत हुआ, उसके बाद उसको ड्रग्स लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि 3:35 पर वो अपने पिता से बात करती है, कहती है मैं हॉस्टल पहुंच चुकी हूं, सब कुछ सामान्य है, ठीक है। तो एसआईटी इस बारे में भी जांच करना चाहेगी। तीसरी बड़ी बात है, एसआईटी ये जांच करना चाहेगी कि अगर कुछ ऐसा हुआ की होगी, मैं ये कहता हूं एसआईटी की जांच पूरी हो चुकी है, डीजीपी को ये सौंप दिया गया है जैसा हमें जानकारी मिली है। अब तीसरी बड़ी बात यह है कि जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, क्राइम हुआ है, अगर हुआ है तो कहां हुआ, ये अगर रेप हुआ है तो कहां हुआ, हॉस्टल में हुआ कि बाहर हुआ। और चौथी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बाहर हुआ तो क्या वो खराब माइंडसेट में हॉस्टल पहुंची।
3:35 में पहुंची, तो उसके बाद क्या क्या हुआ? क्या वो बाहर निकली? भाई कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको ले जाने वाला कौन था? उस समय किस स्थिति में थी? बहुत तरह की बात आ रही है ना कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गई, प्राइवेट नर्सिंग होम में गई, हॉस्टल संचालक लेके गया, कई जगह ये कहा जा रहा है कि उसके परिजन भी शामिल थे। इस तरह के भी आरोप लगाए जा रहे। तो भाई एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे हॉस्पिटल में वो जाती है और फाइनली मेदांता जाती है और वहां पर उसकी मौत हो जाती। तो इन तमाम पहलुओं पर एसआईटी ने जांच तो की होगी ना डॉक्टर संजय? इन तमाम सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। देखिए, पुलिस को जो सामने दिखता है ना, पुलिस उसी दिशा में बढ़ जाती है, बाकी पार्ट में वो मेहनत नहीं करती है। वो जो हॉस्टल संचालिका है वो कहाँ है, वो एसआईटी को भी बताना चाहिए। जब वो पुलिस संचालिका को थाना में बुलाया गया या पुलिस उनको अरेस्ट की होगी, उसके बाद कुछ देर में कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिसमें उस हॉस्टल संचालिका को तुरंत छोड़ दिया गया? हॉस्टल संचालिका जो केयर टेकर रखी हुई थी, वो दोनों केयर टेकर कहाँ गायब हो गई? हॉस्टल संचालिका के दोनों बेटे कहाँ गायब हो गए? इस पर कोई बात नहीं हुई। वो कहां से उसके पिताजी ने एंटी डिप्रेशन ड्रग जहानाबाद के किस मेडिकल दुकान से खरीदे, वहां तक पुलिस पहुंच जाती है। उसके घर के एक एक चीजों को ये खंगाल देते हैं। वो जो इम्प्टी स्ट्रिप्स जो है एमिटोन का, वो रिकवर कर लेती है पुलिस। लेकिन उस संचालिका कहाँ है, इस पर पुलिस क्यों चुप है? पुलिस को बताना चाहिए कि उस संचालिका कहाँ है, उसके दोनों बेटे कहाँ है। उसको क्यों थाने से, आखिर कौन सी ऐसी बात पुलिस को बस 10 मिनट के अंदर में थाने में समझ में आ गई कि नहीं नहीं नहीं, इनको यहाँ बैठाने से कोई फायदा नहीं है, जल्दी से इनको फ्री कीजिए। देखिए, शुरू से ही जो पुलिस है वो उस दिशा में काम ही नहीं कर रही। तो जब काम ही नहीं कर रही है तो फिर तो चीजें उधर घूम रही है। नहीं तो काम क्यों और नहीं कर रही? दूसरी, काम क्यों नहीं कर रही है? काम किसके काम दबाव की- में नहीं कर रही? ये एक अब बड़ा ये तो गंभीर आरोप है। अपने गलतियों को छुपाना चाह रही है पुलिस, जो स्टार्टिंग में की है। नहीं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। तो काम, अब एसआईटी का जब गठन हुआ, जितेंद्र राणा कॉम्पिटेंट अधिकारी हैं बतौर आईजी, वही उसको लीड कर रहे हैं, उस ऑपरेशंस को या इस इन्वेस्टिगेशन को वो देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि भाई उस डीवीआर में तो राज बहुत कुछ मिल जाता ना। जो वो जाता है ड्राइवर लेने, वो भी ड्राइवर जो है ऐसे ही वो उनका निजी ड्राइवर है। भाई क्यों नहीं आप गए वहां? दूसरी चीज, जो प्लेस ऑफ अकरेंस है, प्लेस ऑफ अकरेंस को कब बंद किया गया? प्लेस ऑफ अकरेंस को तो बंद किया गया 3-4 दिन पहले। उस दरवाजे को उस दिन क्यों नहीं सील कर दिया गया कि ठीक है, वो ओवरडोज अगर ली होगी और इसकी वजह से ही उसका डेथ हुआ होगा, तो जरा हम उस कमरे को बंद कर देते हैं, ताकि जब हम कल खंगालेंगे और कुछ हम इंस्पेक्शन करेंगे तो चीजें हमको वहां से रिकवर करने में आसानी होगी। वो कमरा 3 दिन 4 दिन तक खुला रहा, उसकी सफाई होते रही, सब कुछ होते रहा। और वो जो मनीष रंजन है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जरा उसका फेशियल अपीयरेंस देखिए ना, जिस तरह से वो एक तरह से रिफ्यूज और डिनाई कर रहा है। मुझे क्या मालूम है, मैं क्या जानता हूं यहाँ क्या हुआ है? मैं तो अपने बच्चे को कोचिंग से लाने गया था। जैसे लग रहा है कि उसके मकान के हॉस्टल में जो हॉस्टल संचालित हो रहा है उसके बारे में किसी तरह की उसको खबर नहीं है, जबकि वो वहीं रह रहा है, उसी मकान के ऊपरी मंजिल पर वो रहता है। तो संचालिका जो राज खोलती, जो राज बचाती, उनको तो फ्री कर दिया गया, वो तो दिख नहीं रही है। क्यों छोड़ दिया गया, किनके दबाव में छोड़ दिया गया? अब परत खुलेगी, आ जाएगी कि भाई पुलिस की जो थ्योरी है, उस थ्योरी में, इसीलिए कल मैंने कहा था, इस पैनल में बैठे हुए दोनों लोगों को पता होगा रुपेश हत्याकांड, कि उसको सरेआम गोली मारी गई थी और उनकी भी पहुंच बड़े लोगों से थी। और जिन 5 लोगों को पकड़ा गया, ऐसे ही निर्दोष लोगों को, कोई उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था और बाद में वो कोर्ट से बरी हो गए। आज तक नहीं पता चला कि उस व्यक्ति को गोली किसने मारी, उनकी मौत कैसे हुई, कुछ नहीं पता चला। तो ठीक है, विसरा रिपोर्ट में आ जाएगा। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट दोनों को हम 1 मिनट में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक्सटर्नल इंजुरी बताता है कि बाहर उन्होंने जो जो देखा
वो सारी चीजों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मेडिकल बोर्ड ने बनाया, और जो बनाया वो प्राइवेट हॉस्पिटल के रिपोर्ट से कहीं मेल नहीं खाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल ने तो सीधे डिनाई कर दिया, किसी तरह का कोई इंजुरी के निशान उनके बॉडी पर नहीं थे। भाई बच्ची पीठ अगर उसका ब्लू पड़ गया है तो आखिर घसीटा गया होगा तभी तो ब्लू पड़ा होगा, ये तो जनरल इमेजिनेशन की बात है। फिर जिस तरह से स्क्रैचिंग का दाग है, ब्रूजिंग का दाग है, एब्रेजन का दाग है, और जेनाइटल पार्ट में इंजुरी का पार्ट है, जिसके बाद ही उन्होंने रिपोर्ट में मेंशन किया है कि भाई ये जो है सेक्सुअल असॉल्ट कुड नॉट बी रूल्ड आउट। इसी पर उन्होंने और मैं बता देता हूं, उन्होंने हाइमन लेयर टीयर की बात भी उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है, ये हाइमन लेयर जो है वो टीयर पाया गया। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल रिपोर्ट आ जाएगा वही विसरा से, जिसमें उसका किडनी, उसका लीवर, उसका इंटेस्टाइन और उसके अगर बॉडी के टिश्यू लिए गए होंगे। दूसरी बात, अगर वो पोस्टमार्टम किया गया होगा तो निश्चित रूप से कोई हाई रिजोल्यूशन कैमरा से उसकी तस्वीर ली गई होगी। पोस्टमार्टम करते वक्त जब केस इतना सेंसिटिव हो जाता है, उसकी वीडियोग्राफी बनाई गई होगी। वो वीडियोग्राफी और वो जो फोटोग्राफी हुई होगी वो तो झूठ नहीं ना बोल देगा। तो भाई ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन से कौन कह रहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से चीजें थोड़ा सा स्लिपी लग रहा है कि आखिर उस संचालिका को तुरंत थाने से क्यों छोड़ दिया गया भाई, उसके वो गायब क्यों हो गए? अगर उसने कुछ नहीं किया है, कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और मान लिया जाए कि वो बच्ची ओवरडोज ही ले ली, ठीक है, किस कंडीशन में ली ये भी एक विषय है कि जब वो लौटी और 9 बजे अपने माँ पिताजी से बात करती है, सामान्य स्थिति में खाना खाने जाती है, और फिर वो 2 घंटा में कैसे ऐसी स्थिति हो गई कि उसको, और क्या उसके इम्प्टी स्ट्रिप्स मिल गए हैं? मैं तो बता रहा हूं कि अगर 30 गोलियां अगर एक बार में कोई लेगा तभी जाकर के इस तरह की स्थिति होती है कि वो अनकॉन्शियस होगी या टॉक्सिक इफेक्ट वो डेवलप कराएगा, और हो सकता है कि उस ओवरडोज की वजह से अगर तुरंत उसका डायलिसिस वगैरह नहीं कराया गया होगा तो डॉक्टर संजय, ये तो तब बात सामने आएगी ना जब ड्रग्स का ओवरडोज लिया गया है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो ये कहता है कि 12 खरोंच के निशान उसके शरीर पर थे। इस तरह की बात कही जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि ज्यादा ब्लड निकालने से जांच प्रभावित हुआ है, और एक बात यह भी सामने आ रही है कि भाई 1 नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल। ये कई सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। गंभीर सवाल यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो अभी तक सामने है वो मोस्ट ऑथेंटिक माना जाएगा। कई डॉक्टर्स के समूह ने भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार किया है, दीपक कोचगवे जी। अब सवाल यह उठता है कि जब कई डॉक्टर्स ने तैयार किया और वो ये कह रहे हैं कि उस लड़की के साथ बुरा एक नहीं कई लोगों ने किया होगा, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी ऑफ रेप बनता है, दिखाई पड़ता है। अगर इस तरह की बात हो रही है तो सवाल ये उठता है, कंडीशन जो भी हो। मैं आपको एक बात बताऊं, आज के टाइम में क्या होता है, जब कहीं भी इस तरह की बात होती है तो अब लड़ाई इंफॉर्मेशन की भी लड़ी जाती है, परसेप्शन की भी लड़ी जाती है। कल मैंने जिक्र किया था, आज फिर मैं आपको उस बात का जिक्र करता हूं। एक लड़का नोएडा में डूब गया। वो गुड़गांव से पार्टी करके निकला, नोएडा के किसी सेक्टर में रहता था। घर से ठीक पहले वो काफी खाई में गिर गया और लोग उसको निकाल नहीं पाए, रेस्क्यू एजेंसी निकाल नहीं पाई, और हालत ये हो गया 80 मिनट तक वो लड़ता रहा, चिल्लाता रहा, अपने पिता को कॉल करता रहा, कई लोग पहुंच गए लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका। खैर, प्रशासन ने जबरदस्त काम किया, जिन लोगों को रिस्पॉन्सिबल माना गया उनको हटाया गया, बहुत तरह की कार्रवाई हुई, लेकिन हकीकत ये है। पर अब मालूम है काउंटर थ्योरी क्या दी जा रही है कि लड़का शराब पी के चला था। तो अरे तो शराब पी के चला था तो शराब भी तो सरकार ही बेचवाती है ना, टैक्स नहीं लेती है क्या शराब? और अगर शराब पी के चला था और कोई डूब गया, मैं मान लिया कि वो बहुत शराब पिए हुए था, ड्रंक था, और वो डूब गया वहां जाके, तो क्या उसको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, एजेंसी की नहीं है क्या? वो डूब गया और इसलिए उसको छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो शराब पिए हुए था।
अगर वो ओवरडोज ऑफ ड्रग्स लेती है तो क्या उसका बलात्कार हो जाना चाहिए? उसका वो अगर बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी इसलिए उसके साथ ऐसे हो जाना चाहिए? ये कौन सा लॉजिक है? लेकिन ये परसेप्शन लेवल पे ये लड़ा जाता है, ये तैयार किया जाता है, अपना फेलियर छिपाया जाता है। और मैं हैरान हूं, आप एक्स पे जाइए, आपको तमाम तमाम वीडियोज उस लड़के के दिखाई पड़ेंगे और अब उसी पे लड़ाई छिड़ी हुई है कि वो पिया हुआ था, वो ऐसा था। सवाल ये उठता है वो जिस भी स्थिति में था, मैं कोई नहीं होता हूं उस पर कमेंट करने वाला, लेकिन वो जिस भी स्थिति में था इतने घंटे तक वो फंसा रहा, उसकी जान नहीं बची। और ये बताता है कि हमारा सिस्टम कितना फेल है। ये बताता है 14 दिन तक अगर प्लेस ऑफ अकरेंस, क्राइम सीन को हम ढक नहीं पाते हैं, कवर नहीं कर पाते, तो यह बताता है कि हम कितने गैर पेशेवर तरीके से काम करते हैं, पुलिसिंग किस तरीके से हो रही है। आप याद करिए आरुषि में क्या हुआ था। आरुषि में यही तो हुआ था, पहले दिन आरुषि मरी, एक दिन बाद रिटायर्ड ऑफिसर पहुंचता है और वो ऊपर जाता है। मैं भी साथ में था, मैं उस समय रिपोर्ट करता था, सुनील पांडे जी सहारा समय में ही होते थे, और मैं ऊपर गया फिर कई पत्रकार पहुंचे और उसके बाद ये हुआ हेमराज भी मारा गया। एक दिन पहले तक हेमराज हत्यारा था, अगले दिन हेमराज की हत्या होती है, फिर कई दिनों तक लोगों के लिए वो घूमने का जगह बन गया था, कई दिन तक लोग आ रहे थे और तब जाके पुलिस प्लेस ऑफ अकरेंस को कवर कर पाई थी, ढक पाई थी। सवाल ये उठता है इससे क्या जो बहुत सारी चीजें फॉरेंसिक जांच में आ सकती हैं वो सबूत नष्ट नहीं होता है क्या? इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए कोई अकाउंटेबल नहीं होगा क्या? वजह जो भी हो, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं हूं, पर सवाल यह है कि इतना सिंपल चीज मर्डर हुआ, लोग क्या जानना चाहते हैं? ये बात तूल ही नहीं पकड़ती। हत्या है, सुसाइड है, मर्डर है, भाई संचालक एक अच्छे जगह पे ले जाता, वहां पर यह तय हो जाता, उसकी प्रॉपर जांच होती, परिजन को बुलाया जाता। उसी दिन अगर ये अटेम्प्ट भी हुआ था, सुसाइड अटेम्प्ट, तो भाई केस रजिस्टर होता, मेडिको लीगल केस बनता, चीजें साफ हो जाती कि दरअसल उस बच्ची के साथ हुआ क्या था। दीपक कोचगवे जी। अरे आपने बहुत सारे सवाल आपने बताए, और मगर सवाल जहां तक आपने कहा कि ये सजेशन अच्छा था कि अगर इस तरह से है कि आप स्केप क्यों कर रहे हैं। अभी जैसे संजय जी ने कहा, मैं भी ये मान रहा हूँ कि संचालिका से एक बार भी पूछताछ नहीं हुई। उनके दोनों बेटे का जिनका आना जाना था वहाँ, उनसे भी कोई पूछताछ नहीं हुई। और मनीष जो है जो बता रहे थे कि मैं क्या जानूं, मैं तो बेटी को ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को, परिजन को ये बात पर शंका होगी कि समथिंग इज रॉन्ग देयर। तो आपने ये एसआईटी की टीम ने अगर क्या पूछा उनसे, वो सार्वजनिक नहीं हुआ। और वो गायब कहाँ हो गए दोनों, ये भी देखने वाली बात है। आखिर वो गायब क्यों हुई? ठीक आपने कहा कि अगर यही बात थी तो उठा के उन्हें ले जाते, उनके परिजन को बुलाते और कहते देखिए ऐसी स्थिति है, क्या किया जाए, तो मामला कुछ दूसरा होता। कहीं ना कहीं इस केस को जिस तरह से एसआईटी ने, जिस तरह से पुलिस ने इसको शुरुआती दौर से ही शक के दायरे में लाया, अगर एसएचओ ने ये बात नहीं कही होती बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कि वो सुसाइडल केस है, तो बात इतनी दूर तक शक की सुन नहीं जाती। कहीं ना कहीं ये मसला कुछ हाई प्रोफाइल दिखता है। और आगे देखिए, सरकार जैसे सम्राट चौधरी ने साहब कहा कि कोई नहीं बचेगा। अब कोई में कौन आता है? बहुत सारे नाम आते हैं, मैं कैसे बता दूं कौन है उसमें कि नहीं है। सवाल हम तो ये करेंगे कि उस हॉस्टल की संचालिका या संचालक कौन था, मालिक कौन था, किस कमरे में थी, कब से आई थी, क्या वो हॉस्टल रजिस्टर्ड था, क्या वो सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करता था, क्या उसमें सिक्योरिटी थी, क्या उसमें सारे चीज लगे थे। तो ये चीज मैं पूछूंगा। मगर सवाल ये है कि जिस तरह से इस तरीके को लेकर, आप जैसे हम लोगों ने भी कहा कि एसआईटी ने रिपोर्ट डीजी को दे दी, भैया वेसरा रिपोर्ट आई नहीं तो फिर कौन सी रिपोर्ट दे रहे हैं? अगर वेसरा रिपोर्ट आ गई तो उस रिपोर्ट को आप देते। अब जैसे महाचंद्र प्रसाद जो है वो उन्होंने जो कह दिया तो बहुत बड़ी बात कह गए। वो स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष सरकार के द्वारा बनाए गए हैं।
तो कहीं ना कहीं इस पूरे केस का, ये केस धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है, एक इशू बनता जा रहा है। और ये इशू आगे चल के मुझे जो लगता है, कल को अगर आप रिपोर्ट, ठीक है, एसआईटी की रिपोर्ट का वेट तो हमको करना ही चाहिए, एसआईटी क्या रिपोर्ट देती है। अब एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ लोग हाईकोर्ट जाएंगे, लोग सीबीआई की जांच की मांग करेंगे। अभी वाईके गिरी ने कहा, एक चैनल पे मैं सुन रहा था, वाईके गिरी जो बड़े क्रिमिनल लॉयर हैं, बिहार के बड़े लॉयर हैं, उन्होंने कहा कि मैं इस केस को लड़ूंगा, आप आइए। उनके परिजनों को कहा कि मुफ्त में लड़ूंगा, आप आइए और मैं न्याय दिलाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला तो आगे बढ़ेगा। और इस मामले में अगर आप की फाइंडिंग्स आती है, एक चीज हमको समझ में नहीं आता कि 26 दिसंबर को उन्होंने अगर वो दवा खरीदी और ये घटना 9 या 6 तारीख या 9 तारीख को हुई, तो इतने दिनों के बाद 9 तारीख को क्या सब दवा खा गई, ये सारी बातें आएंगी। और ये सारी बातें ठीक है, ठीक है, ठीक है। आनी चाहिए। और जिस दीपक जी, तरह से मैं चाहूंगा, क्योंकि कश्यप जी, रविकांत कश्यप, लगता है जिस तरह से मैं उनकी बातों को सुन पाया, समझ पाया, वो परिवार से मिले हैं। मैं एक बार फिर से चाहूंगा, रविकांत कश्यप जी, परिवार इस मसले पर क्या कहता है? परिवार मतलब सीधा परिवार, और लोगों की बात मैं नहीं सुनना चाहूंगा आपके माध्यम से। अगर आप परिवार से मिले हैं, पिता से मिले हैं, माता से मिले हैं, तो उनका क्या कहना है? वो लोग तो रो रहे थे, मगर भाई और मामा ने कई चीजें बताई थी। यहाँ पर घाट पर भी, जो यहाँ गुलबी घाट था, तो वहां पर भी कई बातें जो बताई थी कि ये सीधे तौर पे फर्स्ट डे से ही, जैसे पुलिस स्टेशन से जो वाकया जो शुरू हुआ वहां से, और इन लोगों को एक बार बस मिलने दिया गया हॉस्पिटल में, वो वहां से जो बातें बिगड़ी, ये वहां से जो इन लोगों को दूरी बनाने के लिए जो कहा गया, और बाद में जब इन लोगों ने जबरदस्ती की तो धमकाया गया कि क्यों मिलेंगे, क्या मिलेंगे, जबकि वो होश में लड़की आई है। ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि मर जाएगी। तो कई बातें, अब यहाँ पर तो सबसे बड़ा चीज है कि ये जो तीनों संस्थान जो चल रहे हैं, हॉस्पिटल, हॉस्टल और पुलिस, ये तीनों संदेह के घेरे में है। तो ये तीनों पर न बैठा करके, जैसे हो सकता है कि वो दवाई खरीदी होगी, अभी तो परसेप्शन वाली बात आपने ठीक कही, कई बातें, मगर बात यह है कि 2-3 महीना से हो सकता है कि वो डिस्टर्ब होगी, क्योंकि यहाँ हॉस्टलों में क्या क्या हो रहा है। अब हॉस्टलिंग पे जाएंगे तो ये मैटर भटक जाएगा, मगर इस हॉस्टल के बारे में हम कह रहे हैं कि 3-4 महीने से उस हॉस्टल में और भी जो लड़कियां हैं, उन लोगों को ज्यादा बोलने नहीं दिया गया। वो लोग भी बोल बोल के फटाफट निकलते गए। हाँ, उनके अभिभावक बोल रहे थे कि अब हम हॉस्टल में नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ क्या होता है या क्या चीजें थी। तो और वो ऊपर कैसे रहते हैं, हॉस्टल के ऊपर कैसे रहते हैं भाई, मतलब ये हॉस्टल में कैसे रहते हैं वो, वहां पे पुरुष, ये मालिक, ये सारी चीजें पुलिस स्टेशन इतना नागवारा तरीके से पूरे सिस्टम जो ये कर रही है, हॉस्टल के ऊपर कैसे रहिएगा भाई। चलिए, ये चलिए, कोई चलिए, जांच का विषय फिर है, ये फिर तो साधा। फिर हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, पर एक गंभीर सवाल तो उठ खड़ा होता है, एक गंभीर हॉस्टल में सवाल उठ पुरुष खड़ा कैसे हो रहा रहेंगे है वहां पर, कि उनके मालिक हॉस्टल में कैसे रहेंगे। एसआईटी ने उन तमाम पहलुओं की जांच की है क्या, जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ खड़े हो रहे हैं? एसआईटी ने उन तमाम पहलुओं की जांच की है क्या, जिसको लेकर के परिजन, आम लोग पुलिस को लेकर के नकारात्मक सोच रख रहे हैं? एसआईटी ने उस बात की जांच की है क्या, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि इतने दिनों बाद एफआईआर क्यों किया गया, इतने दिनों तक भटकाया क्यों गया, माता पिता को मिलने क्यों नहीं दिया गया? ये तमाम सारी ऐसी बातें मुझे लगता है एसआईटी ने जांच की है, और बेहतर होगा कि इन तमाम मसलों पर एसआईटी खुल करके बोले। इंतजार करेंगे हम विसरा रिपोर्ट का, एफएसएल रिपोर्ट का, एम्स क्या रिपोर्ट देती है, उन तमाम चीज़ों का, और फिर फाइनली डीजीपी क्या इस केस के बारे में बताते हैं। लेकिन तब तक इस केस से जुड़ी हर पहलू के बारे में तटस्थ होकर के, न्यूट्रल होकर हम लगातार बात करते रहेंगे और आपके सामने मुद्दे को उठाते रहेंगे। दीपक कुचगवे जी, सुनील पांडे जी, रविकांत कश्यप जी और डॉक्टर संजय कुमार, बिहार की बात में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।